डियर स्टूडेंट, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, सपोज़ मैंने ये प्रोग्राम लिख रखा है एंड दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और इस तरीके से इस प्रोग्राम में डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। तो जब मैं इस सोर्स प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगी तो एग्जीक्यूशन में सबसे पहले वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो आपने पहले लिखी है और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट होगी, थर्ड स्टेटमेंट होगी। तो आपने जो प्रोग्राम है उसमें स्टेटमेंट्स को किस सीरीज़ में लिखा है, आपकी स्टेटमेंट किस तरीके से अपीयर हो रही है, किस सीरीज़ में अपीयर हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जीक्यूशन होता है कि जो पहले आई उसका एग्जीक्यूशन पहले होगा। एंड दिस इज़ कॉल्ड योर नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल। लेकिन कभी कभी हमें इस नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल को ब्रेक करना होता है। वो कौन सी सिचुएशंस होती है जहाँ पे आपको नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल को ब्रेक करना होता है। सपोज़ आपको कोई प्रोग्राम है, कोई आपके पास ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें ब्रांचिंग आपको करनी है, या फिर आप ब्रांचिंग मतलब सिलेक्शन करनी है कि अगर सपोज़ कोई कंडीशन आपने दे रखी है किसी प्रॉब्लम में, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आपको की एक स्टेटमेंट है, आपको ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। अगर वो जो कंडीशन है वो फॉल्स है तो आपको कोई दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। तो अगर आपकी जो प्रोग्रामिंग है उसमें आप ऐसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ सिलेक्शन करनी हो या फिर कोई ब्रांचिंग हो रही हो, ये तो एक फर्स्ट तरह की कंडीशन है। या फिर किसी दूसरी कंडीशन कि अगर आपके प्रोग्राम में आपको एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना हो जब तक आपको कुछ डिज़ायर रिजल्ट ना मिल जाए, मतलब आपको इटरेशंस करनी हो बहुत बार, तो इस तरह की कंडीशंस में जो आपका नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो ब्रेक हो जाता है। और आप नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल को ब्रेक करते हैं यूजिंग डिफरेंट स्टेटमेंट। वो कौन कौन सी स्टेटमेंट होती है, जैसे कि इफ़ स्टेटमेंट, डू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट्स। तो इन स्टेटमेंट्स की हेल्प से आप जो नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको ब्रेक करते हैं और उसमें ब्रांचिंग या फिर रिपीटिशन लेके आते हैं। तो इनको समझते हैं। सबसे पहले लॉजिकल इफ स्टेटमेंट। लॉजिकल इफ स्टेटमेंट आपकी पहले इफ स्टेटमेंट ही, इफ स्टेटमेंट की दो कैटेगरीज हैं, लॉजिकल इफ स्टेटमेंट और अर्थमेटिक इफ स्टेटमेंट। अब बात करते हैं लॉजिकल इफ स्टेटमेंट की। तो लॉजिकल इफ स्टेटमेंट है, इसमें तीन आपके कैटेगरीज हैं। फर्स्ट सिंपल लॉजिकल इफ स्टेटमेंट, लॉजिकल ब्लॉक इफ स्टेटमेंट एंड नेस्टेड लॉजिकल इफ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले सिंपल लॉजिकल इफ स्टेटमेंट, ये कब यूज़ करते हैं आप कि अगर आपका कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर वो ट्रू है तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट लिखनी है, अगर वो फॉल्स है तो आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखनी है। अगर ऐसी सिचुएशंस हो तो आप सिंपल लॉजिकल इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स देखते हैं कि इफ़ इसको लिखते किस तरीके से हैं। ये तो आपका एक सिचुएशन है, ये तो आपको दिस इज़ समथिंग वेग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। लेकिन अगर आप इसको किसी प्रोग्राम में, किसी फोर्ट्रन 77 प्रोग्राम में इस सिचुएशन को लिखना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से लिखेंगे। समझते हैं इसे कि इट सेज इफ़ लॉजिकल एक्सप्रेशन देन एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट एंड इफ़ एंड देन नेक्स्ट स्टेटमेंट। क्या मतलब है इसका? अगर ये लॉजिकल एक्सप्रेशन सही है तो आपका प्रोग्राम यहाँ पे दी गई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे, और अगर ये एक्सप्रेशन सही नहीं है तो आप नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें। ये इस सिंटेक्स का मतलब है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है दिस, इफ़ x इज़ लेस देन y देन r इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये आपकी स्टेटमेंट है। एंड इफ़, देखो ये आपकी कंडीशन है। यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप? इफ़ स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ये कंडीशन इफ़ x इज़ लेस देन y, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, इफ़ दिस इज़ ट्रू देन यू आर सपोज टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट r इज इक्वल टू x प्लस वाई। अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो यू विल एग्जीक्यूट द नेक्स्ट स्टेटमेंट। यही आपका सिंपल जो इफ़ स्टेटमेंट है वो बताती है, वो इस तरह की प्रॉब्लम से डील करती है। अब लॉजिकल ब्लॉक इफ स्टेटमेंट, देखिए इसमें सिर्फ एक ही जगह पे डिफरेंस है कि आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट से डील नहीं करते, यू डील विद द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। तो अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन हो जहाँ पे आपकी टेस्ट कंडीशन सही हो तो ब्लॉक, तो आप मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ इफ़ यू हैव सम सिचुएशन जहाँ पे आपकी कंडीशन ठीक हो, अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो तो आप स्टेटमेंट्स का ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आप एग्जीक्यूट करेंगे ब्लॉक 2 स्टेटमेंट्स। कि मतलब आपके पास कई सारी स्टेटमेंट्स हैं, उनको एक ब्लॉक बना रखा है ब्लॉक 2, कई सारी स्टेटमेंट्स हैं उसका एक ब्लॉक बना रखा है दैट इज़ ब्लॉक 1। तो इस तरीके से जो भी, और उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है। समझते हैं इसको। देखिए ये क्या कहता है सिंटेक्स
कि अगर आपका टेस्ट कंडीशन ट्रू है देन एग्जीक्यूट ब्लॉक 1 ऑफ स्टेटमेंट, एल्स मतलब अगर ये फॉल्स है, इफ़ दिस इज़ नॉट ट्रू देन इफ़, या फिर कहें इफ़ दिस इज़ फॉल्स देन यू आर सपोज टू एग्जीक्यूट ब्लॉक 2 ऑफ स्टेटमेंट एंड देन यू एंड योर इफ स्टेटमेंट, और उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा एग्जीक्यूशन के लिए। इसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो ये है कि अगर आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन सही है तो ब्लॉक 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाए, अगर आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉल्स है तो ब्लॉक 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाए, और उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। तो आपको ध्यान रखना है ये सिंटेक्स और ये ब्लॉक डायग्राम। तो आपसे अगर इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पूछा जाए, जनरली क्या पूछा जाता है कि व्हाट इज़ इफ़ स्टेटमेंट एंड डिफाइन इट्स वेरियस काइंड्स। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप शुरुआत करेंगे यहाँ से, इफ़ स्टेटमेंट के 2 टाइप होते हैं और देन आप इंडिविजुअली इसके टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे। हमने अभी तक 2 टाइप्स को डिस्क्राइब कर लिया, अब हम 3rd टाइप की तरफ जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल ब्लॉक इफ स्टेटमेंट, कि अगर आपका x ग्रेटर देन y है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये 2 स्टेटमेंट है। देखिए इस कॉल्ड ब्लॉक 1 ऑफ स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें 2 स्टेटमेंट है। आप इसको एग्जीक्यूट करें, अगर ये ट्रू नहीं है तो देन यू विल एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक 2 ऑफ स्टेटमेंट्स, और उसके बाद आप इफ को एंड करें। कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप एक प्रोग्राम लिखें टू स्वैप 2 नंबर्स। आपके पास m और n 2 नंबर्स हैं और m इज़ लेस देन n है, इसको स्वैप करें मतलब इंटरचेंज करें इन नंबर्स को, और उसके लिए प्रोग्राम लिखें आप। देखिए ये कंडीशन आपको गिवन है। अब इफ़, और वी विल राइट दिस प्रोग्राम यूजिंग इफ स्टेटमेंट। इफ़ दिस इज़ ट्रू, अगर m इज़ लेस देन n जो कि दे रखा है, इफ़ दिस इज़ ट्रू देन हमें स्वैप करना है नंबर को। सपोज़ कि अगर आपका m 10 है और n 20 है, तो इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद आपके नंबर्स इंटरचेंज हो जाए, मतलब m 20 हो जाए और n 10 हो जाए। वो आप कैसे करेंगे, आप सबसे पहले एक टेम्परेरी वेरिएबल डिफाइन करेंगे। उस टेम्परेरी वेरिएबल का नाम दे दिया आपने temp, और ये टेम्परेरी वेरिएबल एक प्लेस होल्डर का काम करता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप m की वैल्यू, सपोज आपने m लिया था 10 इनिशियली, इफ़ आई से योर m इज़ 10 एंड n इज़ 20, तो आप क्या करते हैं, यू सेव द वैल्यू ऑफ m इन दिस टेम्परेरी वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि m की वैल्यू अब टेम्परेरी वेरिएबल में चली गई और m खुद, मतलब अब m के पास कोई भी वैल्यू नहीं है। अब क्या करेंगे, क्योंकि m की वैल्यू तो ऑलरेडी सेव हो चुकी है टेम्परेरी वेरिएबल में, तो m के पास अभी कुछ स्टोर करने के लिए प्लेस है। तो हम क्या करेंगे, वी विल स्टोर द वैल्यू ऑफ n इन m। अब हम n की वैल्यू को m में स्टोर करेंगे, मतलब बिकॉज इस केस में टेम्परेरी वेरिएबल है 10, m की कोई वैल्यू नहीं है, m की जगह खाली, मतलब m खाली है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप n की जो भी वैल्यू थी उसको आप m की वैल्यू बना दीजिए, मतलब m इज इक्वल टू n का मतलब हुआ कि आपने m को 20 बना दिया। और अब आप क्या करेंगे, नाउ यू मूव द वैल्यू ऑफ m टू n फ्रॉम टेम्परेरी वेरिएबल। जो आपने टेम्परेरी वेरिएबल में m की वैल्यू पुट कर रखी थी उसको आप n में होल्ड कर दीजिए। वो कैसे किया, क्योंकि आपने n को टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर दी और n टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू तो m ही थी। तो इस तरीके से आप m और n को इंटरचेंज कर सकते हैं, आप m और n को स्वैप कर सकते हैं। आप एक बार स्टेप्स पढ़ लीजिएगा, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा ये। नेक्स्ट आपका नेस्टेड लॉजिकल इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड लॉजिकल इफ स्टेटमेंट, इनके नाम से ही पता लग रहा है कि मतलब एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट एम्बेडेड है, एक इफ ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ ब्लॉक एम्बेडेड है। इसको आप एल्स इफ कंस्ट्रक्ट भी कहते हैं। क्यों है इसका नाम ऐसा, देखिए अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन से डील कर रहे हैं जिसमें एक कंडीशन की विदहीन ही दूसरी कंडीशन हो, तो आप नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। समझते हैं इसका जो सिंटेक्स। अगर आपकी कंडीशन 1 ट्रू है तो आपका ब्लॉक 1 ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, ठीक है।
अगर ये ट्रू नहीं है तो आपकी दूसरी टेस्ट कंडीशन आए। ध्यान से समझिएगा इसको कि अगर आपकी एक कंडीशन ट्रू है, सपोज कंडीशन 1 अगर आपकी ट्रू है तो आपका ये ब्लॉक 1 ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप कोई दूसरी कंडीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके फॉल्स के रिजल्ट में कोई ब्लॉक नहीं आ रहा है, फॉल्स के रिजल्ट में दूसरी कंडीशन आ रही है, ये यहाँ पे डिफरेंस है। तो अगर आपका टेस्ट कंडीशन 2 ट्रू है तो यू एग्जीक्यूट ब्लॉक 2 ऑफ स्टेटमेंट। अगर ये ट्रू नहीं है तो आप कोई दूसरी स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, आप दूसरी कंडीशन देखेंगे। तो यू आर डीलिंग विथ टेस्ट कंडीशन 3 इस तरीके से। और इसमें लास्ट स्टेप में एक डिफरेंस है बस। लास्ट स्टेप में अगर आपका जब लास्ट कंडीशन आप अप्लाई कर रहे हैं, सपोज टेस्ट कंडीशन n, अगर वो ट्रू है तो उसमें आप ब्लॉक n की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर फॉल्स है तो कोई नेक्स्ट कंडीशन नहीं लेके आएंगे, वो टर्मिनेट हो जाएगी यहाँ पे। इस केस में जो लास्ट स्टेप है, इस केस में आप ब्लॉक n+1th स्टेट, मतलब हर एक स्टेप में अगर हम इसका ये देखें, फ्लो डायग्राम देखें तो देखिए कि कंडीशन के ट्रू होने पे तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और फॉल्स होने पे कोई दूसरी कंडीशन को स्टडी कर रहे हैं। हर बार ऐसा हो रहा है, लेकिन लास्ट स्टेप में ऐसा नहीं हो रहा है। लास्ट स्टेप में ट्रू में भी और फॉल्स में भी कोई स्टेटमेंट्स को ही हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इस तरीके की, मतलब दिस इज़ ओनली डिफरेंस दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। और उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होता है। देखिए, अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है, सपोज फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, तो ब्लॉक 1 की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो और आपका इफ स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाए। अगर ये ट्रू नहीं है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, तो उस केस में कंडीशन 2 एग्जीक्यूट की जाए। और कंडीशन 2 अगर ट्रू है तो ब्लॉक 2 की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो और आपका ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास आ जाए। लेकिन अगर आपकी कंडीशन 2 फॉल्स नहीं है, अगर कंडीशन 2 फॉल्स है, ट्रू नहीं है, तो इस केस में कंडीशन 3 एग्जीक्यूट करी जाए। उसमें भी अगेन 2 ब्रांचेस हैं। अगर ये ट्रू है तो ख़त्म हो गया प्रोग्राम, अगर ट्रू नहीं है तो एक और कंडीशन लगेगी। इस तरीके से कंडीशन nth पे आ गए हम। अगर कंडीशन nth ट्रू है तो ब्लॉक n एग्जीक्यूट किया जाए, और फॉल्स है तो यहाँ कोई नई कंडीशन नहीं आएगी। यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट को ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसको, उन स्टेटमेंट्स के ब्लॉक को आपने नाम दे दिया ब्लॉक n+1, और उसके बाद आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो आपका जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछी गई है, बट इजी ही है। और आपकी बुक में कुछ मिस्टेक्स है तो इनको आप ठीक कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे एंड देयर इज़ वन मिस्टेक, तो काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, आप उनको ध्यान में रखें जब भी आप स्टडी करें। तो देखिए, तो नेस्टेड इफ में हमने कहा था इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ लगी होती है, तो इस एग्जाम्पल में भी क्लियर है। एक एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ओ or is it 0? I don't know. It seems like O. Let's say it's O. तो आप एग्जीक्यूट करेंगे R इज इक्वल टू 1, और अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी कंडीशन लगी हुई है, और उसके बाद आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं R इक्वल टू 2 पे, R इक्वल टू 2 को। और अगर इफ दूसरी कंडीशन ट्रू है तो ये है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो R3 है। इफ स्टेटमेंट खत्म हो रही है, उसके बाद एक नई एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट आप डिफाइन करें और आप इफ को खत्म करें। ये स्टार्टिंग वाली इफ यहाँ खत्म हो रही है, ये वाली इफ यहाँ खत्म हो रही है, और सॉरी ये वाली इफ यहाँ खत्म हो रही है और ये वाली इफ यहाँ पे खत्म हो रही है। तो देखिए, इसका फ्लो डायग्राम ही है कि अगर A इज ग्रेटर देन O, देन इफ दिस इज ट्रू देन R इज इक्वल टू 1, इसको एग्जीक्यूट करें और प्रोग्राम आपका खत्म हो गया। उसके बाद आप राइट कर दीजिए डायरेक्ट क्यू को। अगर ऐसा नहीं है, इफ़ दिस इज़ फॉल्स, तो आपके पास ये कंडीशन है, इसमें अगेन ट्रू फॉल है। R अगर ट्रू है तो R इक्वल टू 2 एग्जीक्यूट करे, फॉल्स है तो R इक्वल टू 3 एग्जीक्यूट करे। उसके बाद Q इक्वल टू 3R आपने डिफाइन कर रखा है, उसके बाद आप राइट कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपने इस फ्लो डायग्राम में इस तरीके से लिखी हैं। उसके बाद हमने लॉजिकल इफ स्टेटमेंट के बाद कहा था कि इफ स्टेटमेंट की 2 कैटेगरी है, एक लॉजिकल इफ स्टेटमेंट, दूसरा है अर्थमेटिक इफ स्टेटमेंट। अर्थमेटिक इफ स्टेटमेंट को लिखते कैसे हैं आप, इफ़ उसके बाद ब्रैकेट में अर्थमेटिक एक्सप्रेशन और उसके बाद L1 L2 L3। L1 L2 L3 क्या है, स्टेटमेंट लेबल्स हैं कि अगर आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव जाएगी, अगर आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ये E अगर आपका नेगेटिव है तो आपकी स्टेटमेंट्स
लेबल L1 के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट दी गई है वो एग्जीक्यूट हो। अगर ये 0 है तो स्टेटमेंट लेबल L2 में दी गई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। अगर ये पॉजिटिव है तो L3 में जो भी स्टेटमेंट दी गई है वो एग्जीक्यूट हो। तो आपका जो E है, अगर वैल्यू इसकी ग्रेटर देन 0 है तो आप पॉजिटिव है तो L3 पे L3 की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। अगर वो 0 है तो L2 की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। अगर वो नेगेटिव है तो आप L1 की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। इसका यूज़ कहाँ पे होगा? इसका यूज़ होगा जब भी आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना चाहते हैं। तो सपोज b² - 4ac इसका डिटर्मिनेंट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर आपका ये डिटर्मिनेंट देखिए, यहाँ पे देखिए, इफ़ ब्रैकेट में एक्सप्रेशन लिख रखा है, उसके बाद L1 L2 L3, तो इस तरीके से आपकी जो अर्थमेटिक इफ स्टेटमेंट्स हैं उनका सिंटेक्स ये है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर ये इफ़ दिस E इज़ लेस देन 0, अगर ये E नेगेटिव है तो उस केस में आप L1 पे जाएं। मतलब अगर E नेगेटिव है तो आप L1 के अंदर जितनी भी ये स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं इन सबको एग्जीक्यूट कर दे और प्रोग्राम ख़त्म कर दे। अगर आपका दिस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इज़ 0 तो आप L2 में, मतलब जो भी 22 स्टेटमेंट लेवल के अंदर जितना भी आपके पास स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उन सबको एग्जीक्यूट करें और प्रोग्राम ख़त्म करें। और अगर आपका इस तरीके से ये पॉजिटिव है, अगर योर E इज़ पॉजिटिव, तो उस केस में आप L3 स्टेटमेंट लेवल के अंदर दी गई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें और प्रोग्राम को ख़त्म करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको क्या करना है? आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन निकालना है यूजिंग इफ स्टेटमेंट। इसको हम नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्डिंग में ही कवर करेंगे।